हाँ, तो रियासतों को पूछा ही नहीं जाता है। कार्यकर्ता को यहाँ भेजा गया है एलजी बना करके, जो यूपी में मुजफ्फरनगर के अंदर फसादात करवा करके बीजेपी ने एक तरह से कम्युनल पोलराइजेशन की थी, अब वो ख़त्म हो गई है कि कानून लागू कर रहे हैं ज़बरदस्ती। जैसे 50 किलोमीटर बॉर्डर से वो बीएसएफ के हवाले कर दो जी, बीएसएफ जो मर्ज़ी वो करे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे, जो मर्ज़ी वो करे। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को एक डिक्टेटराना रवैया जो इख्तियार किया है, इसको चेक करने की ज़रूरत है। और जो 3 बड़े अहम सरकारी डॉक्यूमेंट्स थे, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स थे, जो हिंदुस्तान के हक़ में थे, उनमें एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर था, जिसमें हमने तस्लीम किया था कि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं। और एक था महाराजा हरि सिंह जी का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आवाज़ ये उठ रही है कि अगर किसानों के बिल रिपील हो सकते हैं तो 370 वापस क्यों नहीं आ सकता, सीएए पर बातचीत क्यों नहीं हो सकती। अब इस पर भी लगातार गहन चिंतन होना शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं आवाज़ अब यहाँ से भी उठ रही है कि 370 हमें वापस चाहिए, हमारा जो अपना स्टेटस था वो वापस चाहिए। आज हमारे साथ शेख साहब जुड़ेंगे, एक्स MP हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इनकी जितनी उम्र है, जितना इनका एक्सपीरियंस है, वो अच्छे से बता सकता है कि क्या हमें 370 वापस चाहिए भी या जहाँ पर है वहीं पर रहने देना चाहिए। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली क्या हमें हमारा वही स्टेटस वापस चाहिए, वापस मिलना चाहिए या नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये मुल्क जो है ये रियासतों को इकट्ठा करके बनाया गया है। तो जब रियासतों को हम तस्लीम करते हैं तो रियासतों के इख्तियारात को भी तस्लीम करना पड़ेगा। रियासतों के इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, सेंटर के पास मुख्तसर और बड़े फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, करेंसी है, ये डिपार्टमेंट सेंटर के पास होते हैं। फेडरल सिस्टम में आम तौर पर रियासतों के ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, लेकिन न सिर्फ यहाँ के रियासतों के इख्तियारात में इंक्रोचमेंट हो रही है, बल्कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में हैं उसके भी कानून बग़ैर रियासतों को पूछे बनाए जा रहे हैं। आज साउथ की रियासतें जो हैं वो मुतालबा कर रही हैं कि हमारे इख्तियारात ज़्यादा होने चाहिए। स्टालिन भी कह रहे हैं, DMK के दूसरे लोग भी कह रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग भी कह रहे हैं, यहाँ तक के जो NDA के पार्टनर हैं नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि बिहार को ज़्यादा इख्तियारात होने चाहिए और ज़्यादा पैकेज मिलने चाहिए। ममता बनर्जी तो कहती हैं और दूसरे लोग भी कहते हैं। अब नवीन पटनायक साहब भी कह रहे हैं कि रियासतों के इख्तियारात ज़्यादा होने चाहिए। फेडरल सिस्टम के अंदर फेडरल सिस्टम के 2 फ़ायदे हैं। फेडरल सिस्टम के अंदर मुल्क को मजबूती मिलती है। जैसे 2 सुपर पावर्स थी, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जब रूस ने ज़बरदस्ती करनी शुरू की तो वो रियासतें आज़ाद हो गईं। अब रशिया रह गया, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं रही। लेकिन अमेरिका ने रियासतों को ज़्यादा इख्तियारात दे दिए। वहाँ पर तो जुडिशरी के भी जजेस के लिए इलेक्शन होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज सिर्फ लॉ ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन वोट डालते जाते हैं। इतनी डेमोक्रेसी है वहाँ। तो अमेरिका सुपर पावर बन गया है, रशिया नहीं रहा सुपर पावर। तो ऐसी हालत में मुल्क की मजबूती के लिए यहाँ पर फेडरल सिस्टम लागू करना बहुत ज़रूरी हो। रियासतों के यहाँ तो रियासतों को पूछा ही नहीं जाता है जी। यहाँ एक असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। गवर्नमेंट जो है पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ पर। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को, अपने कार्यकर्ता को यहाँ भेजा गया है LG बना करके, और उसके साथ 4 एडवाइज़र हैं, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जी। और ऐसे हालत में मुझे लगता है कि इनकी रिकमेंडेशन जो है वो आवाम की रिकमेंडेशन नहीं हो सकती। और जो 3 बड़े अहम सरकारी डॉक्यूमेंट्स थे, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स थे, जो हिंदुस्तान के हक़ में थे, उनमें एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर था, जिसमें हमने तस्लीम किया था कि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं। और एक था महाराजा हरि सिंह जी का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिस इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर दस्तखत करते हुए 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा साहब ने यह लिखा था कि मैं 3 चीज़ों का एक्सेशन कर रहा हूँ, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। बाकी मामलों में रियासत इंडिपेंडेंट रहेगी। तो ऐसी हालत में एक ही डॉक्यूमेंट रहता है और वो भी कंडीशनल है। उसमें 3 ही सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो हमने स्ट्रगल करके
इलेक्शन कमीशनर का दायरा इख्तियार यहाँ बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार यहाँ, अकाउंट्स ऑडिटर जनरल का इख्तियार यहाँ बढ़ाया, और इस तरीके के बाकी जो इख्तियारात हमने यहाँ लाए थे ये सब अनडन हो गए इस अमेंडमेंट के साथ जो 370 के अमेंडमेंट की है। तो हम समझते हैं ये सेल्फ गोल किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अपने खिलाफ ही किया है, जिससे इल्हाक को कमज़ोर कर दिया, मजबूत नहीं हुआ बल्कि कमज़ोर हुआ है। फिर जो दावे किए गए थे कि इससे ये फ़ायदा होगा, ये 370 हटाने से ये फ़ायदा होगा, मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, वो ख़त्म नहीं हुई बल्कि बढ़ रही है जी। और इसी तरीके से कहा गया था कि करप्शन ख़त्म हो गई होगी, दो ख़ानदानों ने लूट लिया था सारे मुल्क को, वो करप्शन अब भी जारी है जी। इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट में कोई इजाफा नहीं हुआ, ज़मीनों का कानून जो है, बाहर के लोग भी अब यहाँ ज़मीनें खरीदेंगे, अब बाहर के लोग यहाँ नौकरियों में आ जाएंगे, यहाँ के नौजवानों का फ्यूचर ब्लैक हो गया है। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि जिस तरह किसानों के कानून वापस लिए गए, खेती के एग्रेरियन के जितने कानून वापस लिए गए, तीनों कानून वापस लिए गए, उसी तरह 370 का जो 5 अगस्त 2019 का फैसला है उसको भी वापस लिया जाए। तो यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि 370 अब दफन हो चुका है, वो कभी वापस आ ही नहीं सकता। नहीं, ये तो मीडिया की इख्तरा है। पर ये तो रविंदर रैना का कहना है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। रविंदर रैना जो है, इसको तो इनके हाईकमांड के लोग भी सीरियसली नहीं लेते हैं। और आप क्यों सीरियसली लेते हैं मुझे नहीं मालूम। ठीक है, एक ओहदे पर हैं, एक रूलिंग पार्टी के ओहदे पर हैं, लेकिन उनकी गैर जिम्मेदाराना बातें जो हैं उससे उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। उनके कहने से वो तो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी का होगा। अब कैसे होगा वो तो चुनाव में लोगों ने फैसला करना है, वो तो रविंद्र रैना ने और मैंने नहीं करना, शेख अब्दुल रहमान ने नहीं करना है। तो ऐसी हालत में जो किसानों की तहरीक है हम उसकी भी हिमायत करते हैं, और उनको पूछे बिना, किसानों की यूनियनों को पूछे बिना, रियासतों को पूछे बिना तीनों कानून लाए गए थे। ऐसी हालत में अब भी उनका जो कहना है MSP जो है मिनिमम प्राइस का कानून जो है उसको तब्दील किया जाए, और सिर्फ गवर्नमेंट खरीदती है, ये वो कहते हैं हम इस रेट पर खरीदेंगे, बाकी मार्केट में जो है उनको आधे से ज़्यादा कम कीमत मिलती है। ऐसी हालत में उसको कानूनी शक्ल दी जाए, ये जायज़ मुतालबा है। जो 700 लोग के करीब मर गए हैं इस तहरीक के अंदर, उनकी कंपनसेशन का मामला है। 50,000 के करीब मुकदमे जो किसानों पर बनाए गए हैं उनको विड्रा करने का मामला है। तहरीक अभी दबेगी नहीं, और आज उसका फैसला होने वाला है 4 तारीख को। और मुझे लगता है कि हम उस किसान तहरीक भी न सिर्फ हिमायत करते हैं, बल्कि हम समझते हैं कि उससे हिंदू मुस्लिम सिख इकट्ठे हो गए। जो यूपी में मुजफ्फरनगर के अंदर फसादात करवा करके बीजेपी ने एक तरह से कम्युनल पोलराइजेशन की थी, अब वो ख़त्म हो गई है, और पूरे मुल्क के अंदर एक हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम सिख एकता की बात चल रही है। ये मुल्क के बेहतरी के लिए, मुल्क की मजबूती के लिए अहम चीज़ है। किसी मुल्क के अंदर इस तरह की जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो हिंदुस्तान में हो रहा है, तो ये एंटी माइनॉरिटी जो तीनों गवर्नमेंटों का रवैया है, मैं समझता हूँ इसको हम कंडम करते हैं। और हम समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ को पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनकी जान माल और इज्जत और हिफाजत होनी चाहिए, और उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। कल भी अगर एक श्रीलंका मैनेजर की हत्या हुई है सियालकोट के अंदर, और वहाँ उसको जला दिया गया है। और ऐसी हालत में हम समझते हैं पाकिस्तान को भी सुधरना चाहिए, बांग्लादेश को भी सुधरना चाहिए। बांग्लादेश की हसीना वाजिद जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ बाकी अंसर जो है गड़बड़ कर रहा है। यहाँ तो गवर्नमेंट ही पोलराइजेशन करवा रही है, वोटों की खातिर करवा रही है। और ऐसी हालत में मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए ख़तरनाक बात है। मुल्क के अंदर खाना जंगी, मुल्क को बल्कनाइजेशन करने की बात है। और इन चीज़ों को जितना जल्दी रफ़ा किया जाए, और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद होना चाहिए। मुल्क एक है, मुल्क के एक कौम बस्ती है, मुस्लिम मज़हब रखते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन करना हर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। वो हिंदुस्तान हो, वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। तो मैं चूँकि जो भारत बांग्लादेश पाकिस्तान पीपल फोरम है उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और कलकत्ता में हमारी मीटिंग हुई
पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को वीज़ा नहीं दिए इन लोगों ने, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात हुई। लेकिन हमने ये फैसला किया है, और ये जिस तरीके के कानून लागू कर रहे हैं ज़बरदस्ती, जैसे 50 किलोमीटर बॉर्डर से वो BSF के हवाले कर दो जी, BSF जो मर्ज़ी वो करे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे, जो मर्ज़ी वो करे। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को एक डिक्टेटराना रवैया जो इख्तियार किया है, इसको चेक करने की ज़रूरत है और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इकट्ठा होकर के सब मुकाबला करना चाहिए। पर यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि 370 टूटने का जो एक खंड एक को छोड़कर जो फ़ायदा ही हुआ है हमें, मतलब यहाँ पर बिजनेस आ रहा है, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। क्या आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। जम्मू के आम आदमी से जब मैं मिलता हूँ, यहाँ का रिक्शा वाला परेशान है, यहाँ का ऑटो वाला परेशान है, यहाँ का टैक्सी वाला परेशान है, यहाँ का होटल वाला परेशान है, यहाँ का ढाबे वाला परेशान है, यहाँ के मुलाजम परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं कि बाहर के लोग कंपटीशन में आएंगे तो हमारा क्या होगा। और यहाँ पर ज़मीनें खरीदने के रास्ता खुल गया है। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो संजीदा लोग हैं वो तो इसके ख़िलाफ़ हैं बिल्कुल, और हम उन्हीं की नुमाइंदगी करते हैं, हम उन्हीं की खातिर हम स्ट्रगल करना चाहते हैं। किस तरह से? क्योंकि किसानों ने अपनी स्ट्रगल दिखाई और उन्होंने अपने जो लॉस थे वो रिपील करवा लिए। 370 को वापस लाने के लिए फिर आप फ़ौरन क्या करेंगे? ये हमारा पीस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फोरम है, पीपल्स फोरम है, तो इसका मकसद ही रियासत की पूरी यकजहती बमाए लद्दाख के इसको एक रखना और इसके अंदर अमन कायम करना जो है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें ये खजूरिया साहब जो हैं ये इसके प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर काज़मी एक एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, वो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, ये राम सिंह चौहान जो मेरे साथ बैठे हुए थे ये इसके एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये बाकी लोग जो है हमने फोरम बनाया है। हम इस फोरम के ज़रिए ही स्ट्रगल जारी रखेंगे और आवाम को इनका हक दिलवा देंगे जो इनसे छीना गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 370 जो वापस गया था अब वापस आने की तैयारी में है, ऐसा कहना है इस फर्म का, और ये लगातार कह रहे हैं कि जो अधिकार हमारे थे वो हमें वापस मिलने चाहिए। अब जो इस तरह की तानाशाही जो है वो अब नहीं चलने दी जाएगी। और स्पेशली अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, आपको क्या लगता है, क्या 370 फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।